गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, ये दीपावली आप लोग के जीवन में खूब ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। माता रानी आप पे खूब अपनी कृपा बरसाए। आपने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत किया है, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सफल हुई। मेरी भी तरफ से आप सभी लोगों के लिए यही विशेष है। सो फ्रेंड, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा किसने लॉन्च किया? CBSE, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा प्रोजेक्ट वीर गाथा लॉन्च किया गया है। और ये देखिए इसका क्या है, किस लिए लॉन्च किया गया है। तो CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वीर पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना जो है लॉन्च किया है। तो ये जो वीरता से संबंधित जो पुरस्कार है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको CBSE के द्वारा स्कूलों में लॉन्च किया गया है वीर गाथा को। और बेसिकली इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड, वो स्कूली छात्रों के बीच जो है वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और उनके बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो जो हमारे वीर रहे हैं, जिन्होंने अपने इस देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपने जीवन जो है वो त्याग किया है, उनकी जो वीरता है उसके बारे में बताने के लिए, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए CBSE के द्वारा स्कूलों में वीर गाथा जो है वो परियोजना जो है वो शुरू की गई है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि भारत ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? ADB के द्वारा, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI। तो करेक्ट आंसर सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे डी होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। आइए समझते हैं ये क्या है। तो जो भारत सरकार है और मेघालय और विश्व बैंक में मेघालय राज्य के लिए जो $40 मिलियन के स्वास्थ्य परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। तो मेघालय में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने $40 मिलियन का, ध्यान रखिएगा, $40 मिलियन का ये समझौता है। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? जो राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार करना, और जो वर्तमान में जो पेंडेमिक आया है कोविड-19, ऐसी चुनौतियां अगर भविष्य में भी आ जाए तो उससे संबंधित अपने स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को क्या करना? सुदृढ़ करना, ताकि अगर इस तरह की समस्या अगर कभी भविष्य में आए तो जो राज्य का जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा, स्वास्थ्य प्रणाली इतनी मजबूत रहे कि ऐसी स्थितियों में भी वो ऐसी स्थितियों से निपट सके। इस सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और मेघालय की सरकार ने विश्व बैंक के साथ क्या किया है? $40 मिलियन का स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। ये परियोजना देखा जाए तो जो मेघालय में जो 11 जो जिले हैं वो सभी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। आइए थोड़ा सा मेघालय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मेघालय, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेघालय है, ठीक है। मेघालय जिसकी राजधानी देखिए क्या है फ्रेंड? शिलांग है। मेघालय के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है? कॉनराड संगमा जो है उनका नाम है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यपाल, ठीक है, सत्यपाल मलिक, ठीक है। और अगर आप लोग मेघालय की लोकेशन को ध्यान से देखें तो देखिए ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? असम से घिरा हुआ है, और एक इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है जो कि बांग्लादेश की, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर बताइए कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मेघालय की एक नदी की चर्चा किया था जो एशिया के सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा उसको प्राप्त है। उस नदी का नाम क्या है? मेघालय में वो नदी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए, देखती हूँ मैं कितना आप लोग को चीज़ें याद होती हैं जो पढ़ाई जाती हैं। बात करें फ्रेंड वर्ल्ड बैंक के भी बारे में, तो वर्ल्ड बैंक का फ्रेंड जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है, वाशिंगटन DC में, ध्यान रखिएगा। और इसमें मेंबर वर्तमान में देखा जाए 189 मेंबर है। और इसका जो प्रमुख इस समय वर्तमान में प्रमुख कौन है? वो है डेविड, ठीक है, मालपास, ठीक है। डेविड मालपास जो है ये इस समय वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत मिशन, स्वच्छ
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या फिर नर्मदा बचाओ अभियान? तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आइए देख लेते हैं क्या किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और ये जो दर्जा प्राप्त हुआ है गिनीज बुक में इसको, वो 1 घंटे में जो है फेसबुक में हस्तलिखित नोटों के रिकॉर्ड संख्या में फोटो अपलोड किए जाने के कारण जो है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किसको? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। इसी के तहत देखा जाए तो अभी हाल ही में 3 दिवसीय जो है गंगा उत्सव मनाया गया, उसका 5वां संस्करण का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? ये 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में किया गया है और ये वर्चुअली जो था फॉर्मेट में किया गया था। और जो गंगा उत्सव की बात करें तो गंगा उत्सव जो है वो एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है कि गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाना और जो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा ये मनाया जाता है। किसको? गंगा उत्सव को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाना। और किसके द्वारा? राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा मनाया जाता है, जिसे किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? राष्ट्रीय गंगा परिषद के द्वारा जो है वो क्रियान्वित किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में बताएंगे कि इस परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था और किस उद्देश्य से किया गया था। अगर मंत्रालय के द्वारा किया गया है तो किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गंगा परिषद का जो है वो गठन किया गया था? ठीक है, आपके आज 2 प्रश्न हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पीयूष गोयल, अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर। तो करेक्ट आंसर इज बी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं ये योजना क्या है। तो देखिए वर्तमान में अमित शाह के जो हैं वो गृह मंत्री भी हैं, साथ में साथ सहकारिता मंत्रालय भी है। सहकारिता मंत्रालय का भी हाल ही में गठन किया गया था, उसके भी जो कमान है वो अमित शाह के पास है और इन्हीं के द्वारा जो अमूल है उसके 75वें स्थापना दिवस के अवसर पे डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया। उद्देश्य क्या है? सहकारिता से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि फ्रेंड यहाँ पे जो डेयरी से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं या फिर अंत में उद्देश्य देखा जाए तो जो किसानों की आय को दुगनी करना और आत्मनिर्भर भारत के समग्र उद्देश्य के तहत जो है जो दुग्ध उत्पादों के निर्यात संबंधित गतिविधियों को चलाया जा सकना, यही इसका उद्देश्य है। और देखा जाए इस योजना के तहत, किस योजना के तहत? ये जो डेयरी सहकार योजना है, इसमें कैसे किसानों की आय को दुगना किया जा सकेगा? इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से जो डेयरी सहकार के जो तहत जो पात्र जो सरकारी संस्थाएं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो क्या करेंगे? अपने पशुधन का विकास कर सकेंगे, जो है दूध की खरीद कर सकेंगे, उसका जब दूध खरीदेंगे तो उसका प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग कर सकेंगे, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकेंगे। ठीक है, उनकी जब आप गुणवत्ता सुनिश्चित करोगे तो आपका मूल्य संवर्धन होगा। ठीक है, फिर उसकी पैकेजिंग करना, उसका जब आप पैकेजिंग करोगे तो आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग में सहयोग करना, जब मार्केटिंग करने के लिए आपको माल यातायात की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें सहयोग करना। ठीक है, दूध और दूध के उत्पादों का भंडारण करना, इन सब माध्यमों से, इन सब तरीकों से सहायता किया जाएगा इन किसानों का जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। इससे उनकी आय दुगनी होगी। ठीक है, आय दुगनी होगी और आत्मनिर्भर भारत का जो समग्र उद्देश्य है वो उसकी प्राप्ति की जा सकेगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए अमित शाह के द्वारा गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुभारंभ किया गया है। और इस योजना, ये जो डेयरी सहकार योजना है वो 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देखा जाए तो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किसके अधीन है, किस मंत्रालय के अधीन है? वो है सहकारिता मंत्रालय, जिसकी कमान किसके पास है? अमित शाह के पास है। ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा गुजरात के भी बारे में देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत में देखा जाए तो पश्चिम की तरफ हमें गुजरात दिख रहा है। ये है आपका अरब सी है। ठीक है, जिसकी एक गुजरात की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और गुजरात के जो पड़ोसी राज्य हैं, देखिए उत्तर में राजस्थान है, पूर्व में देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो आपके कौन आ जाते हैं? महाराष्ट्र आ जाते हैं। ठीक है, गुजरात की राजधानी फ्रेंड क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड? भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं। ठीक है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं। वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो आचार्य, ठीक है, आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा
पाकल दुल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ये स्टार प्रश्न है, लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पाकल दुल जो जल विद्युत परियोजना है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इस सी जम्मू कश्मीर में है आपका पाकल दुल जल विद्युत परियोजना। देखते हैं चर्चा में क्यों था। तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये सारी जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनके पूछता है, लोकेशन पूछता है, जल विद्युत परियोजना है तो किस नदी पर है, किस राज्य में है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है और ये परियोजना जो है वो 1000 मेगावाट की परियोजना है। और चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस परियोजना जो है वो वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में ये परियोजना जो है मदद करेगी, 450 गीगावाट। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो अब ये चर्चा में क्यों थी ये परियोजना जो आप जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो आपका पाकल दुल जल विद्युत परियोजना। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम RK सिंह है, इन्होंने पाकल दुल जल विद्युत परियोजना के जो मरुसूदर नदी के मोड़ का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये मरुसूदर नदी जो है फ्रेंड वो चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस नदी पर 2 परियोजनाएं जो है निर्माणाधीन हैं, जिसमें से एक हमने बात किया 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना और दूसरी कौन सी है 8000 मेगावाट की बरसर जल विद्युत परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए। ठीक है, 2 परियोजना है, मरुसूदर नदी जो कि चिनाब नदी की सहायक नदी है, उस पर एक पाकल दुल बांध है और दूसरा कौन सा है बरसर जल विद्युत परियोजना जो कि निर्माणाधीन है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और प्यार भारत में देखें तो ये आपका जम्मू कश्मीर है फ्रेंड। जम्मू कश्मीर फ्रेंड जो कि जब भारत आज़ाद हुआ 1950 से लेकर के 2019 तक ये भारत का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को भंग कर दिया गया और यहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। एक तो आपका जम्मू कश्मीर बना, दूसरा आपका लद्दाख बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ना, ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस डेट को लागू किया गया। राष्ट्रपति के देखा जाए राष्ट्रपति के अनुमोदित करने के बाद इसको 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को इस पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 31 अक्टूबर के डे को। ठीक है, बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल की तो इसके 2 कैपिटल होते हैं, जिसमें से जम्मू जो है वो समर का कैपिटल विंटर का कैपिटल होता है। ठीक है, जो शीतकालीन है। और वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर जो कि है ये आपका समर ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी है किसकी, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो जम्मू जो हो गया वो शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन हो गया विंटर, और श्रीनगर जो हो गया वो आपका ग्रीष्मकालीन समर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वर्तमान में कौन है आपके, मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा सिंधु डॉल्फिन के संरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो करेक्ट आंसर इज ए, पंजाब के द्वारा सिंधु डॉल्फिन के संरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। और यहाँ पे देखा जाए जो पंजाब के वन्यजीव संरक्षण शाखा के द्वारा जो है सिंधु डॉल्फिन यानी कि इंडस डॉल्फिन और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रस्ताव को रखा गया है। और बात करें सिंधु डॉल्फिन को, सिंधु नदी डॉल्फिन को, तो 2019 में पंजाब का राज्य जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया था। ये है देखिए सिंधु नदी डॉल्फिन। ठीक है, इंडस रिवर डॉल्फिन की ये पिक है फ्रेंड। ये जो डॉल्फिन होती है ना वो क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं, अंधी होती हैं, ब्लाइंड होती हैं। और ये जो ब्लाइंड होती है, ये जो अपने मार्ग निर्देशन हो गया या संचार हो गया या शिकार में देखा जाए तो ये जो है झींगा मछली का शिकार करती हैं, कैटफिश खाती हैं। तो ये जो है ना इनको मतलब से संचार के लिए, अपने शिकार के लिए ये प्रतिध्वनियाँ जिसको इको लोकेशन कहते हैं, इको लोकेशन पर ये निर्भर रहती हैं। ठीक है, प्रतिध्वनियों पर निर्भर रहती हैं, ब्लाइंड होती हैं
और इनके बारे में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी कि IUCN के द्वारा इनको इंडेंजर श्रेणी में रखा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछता है। और वहीं पे ये जो डॉल्फिन होती हैं, ये जो इंडस वैली, ये मीठे पानी की डॉल्फिन होती है, मीठे जल में पाई जाती हैं और ये व्यास नदी में पाई जाती हैं, ठीक है। और जो सिंधु नदी डॉल्फिन है वो विश्व के सर्वाधिक संकटग्रस्त जो है सेटेंस के जो आपका सेटेंसेस में से एक है। अगर वर्तमान में देखा जाए 7 प्रजातियां हैं किसकी, मीठे जल की डॉल्फिन की। और ये पूछता है, ध्यान रखिएगा कि मीठे जल की जो वर्तमान में पूरे विश्व में 7 प्रजातियां जो हैं डॉल्फिन की पाई जाती हैं। एक है अमेजन नदी डॉल्फिन, दूसरा देखिएगा बोलिवियन नदी डॉल्फिन, तीसरा है गंगा नदी डॉल्फिन, चौथा सिंधु नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन, यांगतीजी, फिनलिस, पोरपाइस और अमेजन और ओरिनिको नदी घाटियों में से तुकुशी शामिल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब की। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। और पंजाब में देखा जाए तो अगर हम पंजाब की लोकेशन को देखें तो फ्रेंड ये है पंजाब। पंजाब की भी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है, एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। और बाकी देखा जाए तो जो राज्य जो हैं जो पंजाब से सीमा साझा करते हैं, एक तो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दूसरा इधर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश से लग रहा है, तीसरा देखा हरियाणा से लग रहा है और चौथा देखा जाए राजस्थान से लग रहा है, ठीक है। पंजाब की सीमा लग रही है। पंजाब की फ्रेंड राजधानी देख लीजिए चंडीगढ़ है, ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड, अभी हाल ही में बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, यहाँ के ये मुख्यमंत्री बने हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं पंजाब के वो हैं बनवारी, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, मैप ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, केरला। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। कारण देख लेते हैं क्या है कि सबसे पहले तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि वहाँ पे जो उड़ीसा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि वहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जो आपका मोटर वाहन कर और जो पंजीकरण शुल्क लगता था उसको पूर्णतः क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया। उसमें क्या किया गया है, छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया है कि इसके तहत इस वाहनों पर जो कर लगते थे, जो पंजीकरण शुल्क लगते थे, उनको फिलहाल के लिए क्या किया है, उसको छूट उस पर प्रदान की गई है। और उड़ीसा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत जो छूट दी गई है वो 2025 तक जो है वो लागू रहेगी, ठीक है। बात कर ले फ्रेंड उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो राजधानी फ्रेंड क्या है वो देखा जाए तो, माफ़ करिएगा, उड़ीसा की राजधानी फ्रेंड भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, ठीक है। और भुवनेश्वर जिसे हम मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भुवनेश्वर का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए, उड़ीसा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ से आए दिन प्रश्न भी बनते हैं और काफ़ी वो हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं, ठीक है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल जो हैं वो यहाँ के उड़ीसा के राज्यपाल हैं। आते हैं अगले प्रश्न में कि किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर किया है। गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज सी। तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है प्रोजेक्ट 15, इसने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयड विशाखापट्टनम का पहला जहाज जो है वो डिलीवर किया है। मझगांव डाक शिपयार्ड का मुख्यालय फ्रेंड कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयड विशाखापट्टनम नाम का पहला
ठीक है, जहाज़ जिसका नाम क्या है Y12704, ध्यान रखिएगा Y12704 डिलीवर किया है। और ये जहाज़ है, इसके बारे में देख लीजिए, जो Y12704 जो है वो अत्यधिक स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक की प्रोजेक्ट 15B की प्रमुख जो 15B जो परियोजना है उसका प्रमुख युद्धपोत है ये। और इसकी खासियत देख लीजिए क्या है, ये जो युद्धपोत है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ठीक है, बात कर लें जो प्रोजेक्ट 15B है वो 4 युद्धपोतों के अनुबंधों पर 25 जनवरी 2011 को हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो युद्धपोत जो बनाए जाएंगे के नाम जो रखे जाएंगे वो 4 प्रमुख शहरों पर रखे जाएंगे, जिसमें देख लीजिए विशाखापट्टनम फ्रेंड कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। मोरमुगाओ जो है वो गोवा में है। ठीक है, मोरमुगाओ, इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, और सूरत जो कि गुजरात में है। इनके नाम पर इन युद्धपोतों के नाम जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के दौरान इंटरनेशनल मीथेन इमिशंस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन, जी शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। करेक्ट आंसर इज डी, G20 शिखर सम्मेलन, जिसका भी हाल ही में आयोजन किया गया, इटली के रोम में किया गया था। ठीक है, वहीं पर जो है इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया है। देखिए किसके द्वारा किया गया है, यूनेप के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में किसको किया गया, लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी को। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ये इसके तहत क्या किया जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर कार्यवाही करने के लिए मीथेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई। देखिए फ्रेंड, जो ग्रीन हाउस गैसों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है मीथेन की। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोगों ने कल भी बात किया था ग्रीन हाउस गैसेज में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और जो है इंडस्ट्रियल गैसेज हो गई। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या थी, ग्रीन हाउस गैसेज से। मीथेन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी जो है लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। जी शिखर सम्मेलन में, G20 शिखर सम्मेलन में मीथेन देख लीजिए जलवायु में सबसे खतरनाक गैसों में से एक है। और ये जो सैटेलाइट है, ये जो ऑब्जर्वेटरी है, वो सैटेलाइट के जरिए क्या करेगा, मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करेगा। ठीक है, देखेगा किस तरीके से मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। जब आप उसके उत्सर्जन को निगरानी करेंगे और आपको पता चल जाएगा तो आप उस पर कंट्रोल करने में भी क्या होंगे, सक्षम होंगे। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो अनुभवजन्य रूप से देखा जाए तो स्थापित मीथेन उत्सर्जन का एक वैश्विक सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करेगी। देखिए एक प्रोग्राम चला जाता है यूनेप के द्वारा, वो है मीथेन पार्टनरशिप चरण 2 के एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के नेतृत्व वाला एक जलवायु पहल है। और इसमें देखा जाए तो 62 कंपनियां शामिल हैं जो कि विश्व के 30% तेल और गैस उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगला है और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है। और देखा जाए ये जो पहल है भाषा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल की शुरुआत की गई है। चूँकि एक शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने 1 नवंबर 2021 को स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, ठीक है, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल प्रश्नोत्तरी शुरुआत किया। ठीक है, क्या क्या किया है इन्होंने, स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, मोबाइल संगम मोबाइल ऐप का भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल जो है प्रश्नोत्तरी की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो 22 भारतीय भाषाओं में रोज़मर्रा के उपयोग के साधारण वाक्यों को पढ़ाना है। ठीक है, तो जितने जो भारत की जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, जो कि हमारे संविधान में लिखी गई है। फ्रेंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो 22 जो भारतीय भाषा है उनका संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में जो है वो उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी और कब कब नई नई भाषाओं को जोड़ा गया है, ये भी प्रश्न बनता है। और हाल ही में कितना जो कुछ वर्षों पहले जिन भाषाओं को शामिल किया गया है इन 22 भाषाओं में, वो कौन सी भाषाएं थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। तो 22 भारतीय भाषाओं में जो रोज़मर्रा के जो शब्द है ना, उन शब्दों के साधारण वाक्य, उन जो रोज़मर्रा के जो साधारण वाक्य हैं उनको पढ़ाना जो है ये इस भाषा संगम का उद्देश्य है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा
10 MCQs। आज मैंने आपको बहुत सारा वर्क दिया है, इधर बीच में देख रही हूँ आप लोग के व्यू भी काफ़ी कम आ रहे हैं फ्रेंड, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। और मुझे पता है आप लोग काफ़ी व्यस्त हो गए, ये बात मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर मैंने 4 क्वेश्चन किया है ना, तो हर बंदा जो भी वीडियो को देख रहा है अगर एक आंसर भी करता है तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहती आप सभी आंसर करो, लेकिन एक आंसर जरूर करो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि अभी हाल ही में देखा जाए IPL की 2 नई टीमें बनी थी, एक लखनऊ और दूसरी अहमदाबाद। तो जो नई IPL की जो अहमदाबाद जो IPL टीम बनी है उसके मालिक कौन है? RPFG समूह, ठीक है। अभी केंद्र शासित प्रदेश में 31 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किसने मनाया है? लद्दाख ने मनाया, ठीक है। हम लोगों ने ये बात अभी बात किया था, 31 अक्टूबर को लद्दाख ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का शब्द चुना गया है, क्या है वो? वैक्स है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो पहली ट्रेन बनी है वो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रेन बनी है। अगला है फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपना महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है अरुण चावला को, ठीक है। अरुण चावला जो है फिक्की के महानिदेशक बनाए गए हैं। एक कैंसर विशेषज्ञ हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? डॉक्टर माधवन कृष्णन, ठीक है। तो डॉक्टर माधवन कृष्णन एक कैंसर विशेषज्ञ थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर्स ट्रेन जो है बन गई, वो कौन सी बन गई है? गति शक्ति। तो गति शक्ति जो है ये पूर्ण रूप से इकोनॉमिक्स AC 3 टियर्स ट्रेन बन गई है, ये भारत की पहली जो है। महिला सशक्तिकरण के ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? रेणु गुप्ता को किया गया, ठीक है। ब्लैक स्वान पुरस्कार किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। अगला है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लबासना मसूरी में, ठीक है। जब आप IAS की तैयारी कर रहे होंगे, UPSC क्रैक करेंगे तो आपको अवसर मिलेगा लबासना में जा करके ट्रेनिंग करने का। काफ़ी बहुत ही प्यारा अनुभव होता है जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। आप लोग भी प्रयास करिए और मेरी पूरी विशेष आप लोग भी वहाँ पे जाइए और अपना अनुभव हम लोगों से साझा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे किया गया है सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जो कि लवासना मसूरी में है। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया, 1 नवंबर को बनाया गया, ठीक है। ये था हमारे 10 फैक्ट्स ऑफ द डे थे। अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि प्रदेश में 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक 15 दिवसीय कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। तो भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। 15 दिवसीय कार्यक्रम है, 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कार्यक्रम, विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में, ठीक है। अगला है कि जो बुजुर्गों के लिए संपत्ति वापसी से संबंधित कानून जो पास किया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पास किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा पास किया गया है बुजुर्गों के लिए संपत्ति वापसी से संबंधित कानून। एक मशहूर गायक थे जो हैं जिनका नाम था अफजल साबरी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से संबंधित थे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQs को सॉल्व किया, फैक्ट्स ऑफ द डे देखा एंड लास्ट में हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। फ्रेंड आपको डेली जो हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली जो है आपको रिवीजन करने के लिए वो PDF काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।